नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और हर रविवार की तरह आज भी हम आपकी परेशानियों से जुड़ी एक मुहिम लेकर आए हैं जो आपकी बस यात्राओं पर है। इन यात्राओं के दौरान बसों में सुरक्षा नियमों को अनदेखी की वजह से गाहे बगाहे बड़े हादसे हो जाते हैं जिससे लोगों की जान को खतरा होता है। कुछ तो ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसा ही हादसा बीते दिनों लखनऊ की एक स्लीपर बस में हुआ, जहां बिहार से दिल्ली आ रही बस में आग लग गई और 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। आखिर ऐसे सफर में इतने बड़े हादसे कैसे हो जाते हैं, इसी की पड़ताल करती आज की हमारी मुहिम है बर्निंग बस जिम्मेदार कौन। इसमें हम दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश और बिहार के कई छोटे बड़े शहरों में जनता की राय आपको दिखाएंगे, साथ ही अपने सहयोगियों की उन रिपोर्ट्स को आपके सामने लेकर आएंगे जो बसों की फिटनेस, यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियां और लापरवाहियों को उजागर करती हैं। तो आज की मुहिम से जुड़ा हमारा सवाल है कि बर्निंग बस का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, और ऐसे जब हादसे होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन उठाएगा, कौन इन हादसों के पीछे असली जिम्मेदार है। तो आज की हमारी मुहिम के लिए अलग अलग शहरों से हमारे तमाम सहयोगी दिन भर जुड़ते रहेंगे। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ेंगे, पल्लव मिश्रा, लखनऊ से रणवीर सिंह, अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और पटना से रमन राय की रिपोर्ट्स आपको हम दिखाएंगे। तो हम इस मुहिम के तहत दिल्ली से बनारस जाने वाली बस का जायजा लेने सबसे पहले पहुंचे। पहले तो एक बस में हमारे सहयोगी पल्लव मिश्रा ने चढ़ने की कोशिश की, पर बस के स्टाफ ने उन्हें चढ़ने नहीं दिया। फिर दूसरी बस में जब उन्होंने सुरक्षा मानकों का जायजा लेने की कोशिश की तो बस के स्टाफ ने उन्हें चढ़ने तक नहीं दिया। उनकी रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये एक बस थी जिस पे हम कोशिश कर रहे थे कि इस पे हम चढ़ें। ये बस जो है अब बनारस जा रही है और लाख कोशिशों के बावजूद जो है हमें इस बस पे चढ़ने नहीं दिया गया। जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं वो बार बार ये कहते रहे कि हम आपको नहीं चढ़ने देंगे। हमने उनसे बार बार ये दरख्वास्त की कि आप जो सुविधाएं देते हैं बस में उसको हम दिखाना चाहते हैं कि क्या आप फैसिलिटी दे रहे हैं। जो यात्रा कर रहे हैं उस दौरान क्या लोगों को खाने पीने की क्या सुविधा देते हैं, क्या फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास है, क्या फायर सेफ्टी का जो सिलेंडर है वो लगा होता है नहीं लगा होता है। लेकिन उसको लेकर जो है अब कई बार लोगों ने हम लोगों को रोकने की कोशिश की और साफ तौर पे कहा कि आप हमारे बस को मत दिखाइए, क्योंकि जो है अगर कुछ कमी होगी तो हमारी नौकरी जा सकती है। उसको लेकर बार बार ये जो बस गई है अभी थोड़ी देर पहले, इसके जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं उन्होंने हमको ऐसा करने से बार बार रोका और बस में जो है हमको थोड़ी दूर तक भी यात्रा करने के लिए आप परमिशन नहीं दिया। आपसे बात कर रहा हूँ यार, आप ही गाड़ी में जाऊँगा ना, कैसे इंतजाम? यार इतना टाइम नहीं, मुझे ऑनलाइन पैसेंजर आगे के पिकअप करने हैं। थोड़ी दूर हमको साथ भी लिए चलो यार, थोड़ी दूर 0 पॉइंट चढ़ेंगे। आप 0 पॉइंट चढ़ोगे क्या? वहाँ तक छोड़ देना भाई। 0 पॉइंट चढ़ा देंगे, छोड़ने वोड़ने का काम नहीं हमारा। नहीं, वहाँ तक तो ले चल सकते हो 0 पॉइंट तक। वहाँ तक क्या करोगे यार? मैं ये देखना चाहता हूँ आपको कैसे इंतजाम करते हो, कैसे? हमारी गाड़ी ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं भैया गाड़ी में, हम ऐसे पैसेंजर पिकअप नहीं करते। आप नीचे हो जाओ, गाड़ी बढ़ाओ, उसमें जाओ, उसमें मना हो जाएगी। तो 2 मिनट में देख लूँ कैसे इंतजाम। कुछ नहीं देखना, आपको देख के करना क्या है? अरे यार आप नाराज हो रहे यार, हमारे पैसेंजर आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो ठीक है, रुक जाओ। रोक तो दीजिए भाई, जब नहीं चढ़ने देंगे, नहीं देखने देंगे तो रोकने दीजिए। देखिए ये एक बस है जा रही है यहाँ से, ये कानपुर और ये प्रयागराज होते हुए ये बनारस जाएगी। और देखिए हमने अभी इसमें कोशिश की कि हम देख सकें। आप देखिए कैसे लोग पड़े हुए हैं, क्या इसमें इंतज़ाम है। देखिए इसमें सामान रख के ले जा रहे हैं लोग। और आप सोचिए कि इन बसों में आपको चढ़ने नहीं दिया जा रहा। अगर आप कहेंगे कि हम देखें कि आप कैसे लोगों को लेकर जा रहे हैं तो शायद आप जो तस्वीर अभी रिकॉर्ड हुई होगी तो वो आपको बता सकती है कि किस प्रकार की मनमानी है। और साफ तौर पे ये बताता है कि जो प्रोटोकॉल्स है स्लीपर बसेस में लोगों के लिए जो ज़रूरी है कि जो बस वाले हैं जिसका पालन करें और ले जाएं, वो प्रोटोकॉल इन बसों में नहीं पालन किए जा रहे हैं। इसीलिए लोगों को, जब हम जैसे लोग चाहते हैं और देखना चाहते हैं, रियलिटी चेक करना कि आखिर क्या जो नियम और कानून और कायदे बनाए गए हैं क्या इन स्लीपर बसों पे फॉलो हो रहे हैं, तो ये लोग रोक देते हैं और तमाम तरह की दलीलें देते हैं। यानी आपको किसी भी तरह से ये
परमिट नहीं करेंगे कि आप इसमें बैठ कर जाके देख सकिए क्या इसमें टॉयलेट्स है, क्या इसमें फर्स्ट एड बॉक्स है, क्या फायर सिलेंडर है सेफ्टी को लेकर, क्या इसमें वेंटिलेशन की प्रॉपर सुविधा है, क्या प्रॉपर स्पेस है, या लोगों के लिए गेट एक के अलावा और भी गेट है कि नहीं जिससे लोग निकल सकें अगर कोई आपात स्थिति हो सके। तो यानी जो तमाम प्रोटोकॉल्स अगर उसको हम चेक करना चाह रहे हैं तो उन चीज़ों को चेक करने से ये जो बस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो रोकते हैं। और जिस लहजे में बात करते हैं, आपने तस्वीर में देखा होगा कि हमारे सहयोगी जो पवन तिवारी हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अड़ियल रवैया इन लोगों का होता है और किस प्रकार से ये नियम और कानून को ताक पे रख के ऐसे देर रात पे ये जो बसें रवाना होती हैं और लंबी दूरी के लिए जो जाती हैं, तो किस प्रकार से यात्री इसमें सफ़र करते हैं वो अपने आप में कई चीज़ों को बताने के लिए काफ़ी है। तो अयोध्या से रायपुर जाने वाली एक बस को परिवहन विभाग ने पकड़ा है। इस बस में सुरक्षा मानकों की कई तरह की अनदेखी देखने को मिली, खास करके आपातकालीन द्वार बस में है ही नहीं। हमारे सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव ने एआरटीओ से बात की, साथ ही उन्होंने इस बस का हाल भी दिखाया। हम अयोध्या में हैं। अयोध्या के ये ट्रांसपोर्ट नगर में आरटीओ ऑफिस का कैंपस है। यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ के आरटीओ और एआरटीओ के दल ने इस गाड़ी को पकड़ा है। इस बस में आपको अभी हम अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या कमियां हैं और किस कारण से यहाँ के चेकिंग स्टाफ ने इसको बंद किया है। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये स्लीपर बस है जो कि रायपुर से अयोध्या चलती है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्लीपर बनाया गया है लोगों के बैठने के लिए, सोने के लिए। अमूमन ऐसे तो इस बस में 40 यात्री यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी स्थिति संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे साथ अयोध्या के एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर आरपी सिंह जी हैं। आपसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने इस बस को क्यों बंद किया है, क्या क्या कारण था। सर, इस बस में क्या प्रॉब्लम थी जब आपने चेकिंग में पकड़ा है? ऐसा है कि ये मानक के अनुरूप 30 स्लीपर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ने इसमें 36 सीट पास कर रखा है। और 36 सीट पास करने से पीछे का जो इमरजेंसी गेट है वो बिल्कुल ब्लॉक हुआ है। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वो पब्लिक बाहर नहीं निकल पाएगी। ये मेन कारण है इसका, क्योंकि छठी स्लीपर नहीं होनी चाहिए और इस गाड़ी में छठा स्लीपर बना हुआ है। और जो पीछे गैंगवे से पीछे निकलने की दशा होती है वो भी आप देख रहे होंगे, ये भी ब्लॉक है। तो अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इस गेट से भी बाहर कोई व्यक्ति नहीं निकल पाएगा। तो ये गाड़ी जो है मानक के विपरीत जो है वो बनी हुई है, इसलिए इसको सीज किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, एक मिनट सर, देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे जहां हम ये चढ़ रहे हैं, ये जो एक स्टोर टाइप का है, ये पीछे का एग्जिट गेट होना चाहिए था। और ये साइड में जो स्लीपर नीचे ऊपर बना है, यहाँ पे एग्जिट गेट होना चाहिए दोनों तरफ, जो कि ये लॉक करके इसको स्लीपर बना दिया गया है। तो एआरटीओ प्रवर्तन का कहना है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं किसी विषम स्थिति में कोई निकल करके भाग नहीं पाएगा। तो ये तो यहाँ के प्रवर्तन दल की सतर्कता के नाते डॉक्टर आरपी सिंह ने जो है इसको बंद किया। ये बहुत ही सराहनीय काम किया कि कभी भी इस तरह की कोई दुर्घटना भविष्य में ना हो, जैसा अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ के बाईपास पे हुआ है। तो इस तरह से सजग होना चाहिए, लोगों को ये सोचना भी चाहिए, गाड़ी मालिकों को भी और यात्रियों को भी, कि सबसे पहले उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव, एनडीटीवी इंडिया। तो किस तरीके से मनमानी चल रही है और नियमों की अनदेखी इस वक्त चल रही है तमाम सड़कों पर, ये तमाम मेरे सहयोगी आपको रिपोर्ट्स के जरिए दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ दो गेस्ट इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। संदीप कुमार पंकज जी हैं, आरटीओ लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, और श्यामलाल गोला अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया लग्जरी बस यूनियन के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर।
सबसे पहले संदीप कुमार पंकज जी आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, नियम कानून तमाम बनाए गए हैं ऐसे हादसों को रोकने के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आए दिन जो है हादसे होते रहते हैं जिसमें मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप नियम कानून बनाते हैं तो ग्राउंड पर उसे देखने के लिए कौन आखिरकार मौजूद रहता है? जी नमस्कार, मैं संदीप कुमार पंकज आरटीओ प्रवर्तन लखनऊ बोल रहा था। देखिए, हमारे कुछ मानक हैं, बस बॉडी कोड के कुछ मानक हैं जिनके अनुरूप ही उस पे बस की बॉडी निर्मित होनी चाहिए। ज्यादातर जो बसें हमारी एसी स्लीपर की बनती हैं वो मानक के अनुरूप बनती हैं, लेकिन इसमें कुछ बस मालिकों द्वारा बस बॉडी कोड का उल्लंघन करके उसको मानक के अनुरूप बना के मानक की अनदेखी करके 2-4 सीट एक्स्ट्रा बढ़ाने की लालच में ऐसा कर लिया जाता है जी। इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इसके लिए हमारी जो प्रवर्तन की टीमें वो लगातार प्रवर्तन कार्रवाई करती रहती हैं, और जो भी बस इस मानक के अनुरूप नहीं होती है उसको हमारे प्रवर्तन दस्तों द्वारा बंद की जाती है। बंद करने के बाद हमारा जो एक टेक्निकल ऑफिसर होता है आरआई, उसके द्वारा उसका मुआयना इंस्पेक्शन किया जाता है, और अगर वो 10 बॉडी कोड के अनुरूप ही उसकी बॉडी निर्मित है तभी हम उसको दोबारा सड़क पर चलने के लिए छोड़ते हैं। अन्यथा उसमें जो भी आवश्यक परिवर्तन होना है उस परिवर्तन को होने के उपरांत ही उस वाहन को रिलीज किया जाता है। जैसे इस तरह की जो एसी स्लीपर बसें हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं भी जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप खुद सजग रहें, सचेत रहें, और आप यात्रा एक बस अधिकारी के लिए पकड़ के चेक करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरी अपील ये है कि जनता भी सजग रहे, और आप देखें कि क्या उस बस में इमरजेंसी एग्जिट जो आपके आपातकालीन सुरक्षा के लिए बनवाई गई है वो लगी है कि नहीं लगी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप 112 नंबर फोन करके परिवहन विभाग के किसी अधिकारी को सूचित कर सकते हैं। हम आगे उस बस को संबंधित जनपद के परिवहन विभाग के अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए इसको रोकेंगे। इसी तरह से क्या यात्री तो मतलब ये सब चीजें चेक नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि गरीब तबके के लोग होते हैं जो कम किराया देखते हुए प्राइवेट बसेस में चढ़ जाते हैं, लेकिन ये वही प्राइवेट बसेस होती है जहां पर सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कहीं पर जो परमिट है वो नहीं होता है, फिटनेस की जांच नहीं होती है, ओवर स्पीडिंग नहीं देखी जाती है, ड्राइवर्स को नहीं देखा जाता है। तो सर, इन लोगों की जांच कौन करेगा? ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है ना। बिल्कुल है जिम्मेदारी, और मैं वही बात मैं आपसे कह रहा था कि इनकी अनवरत जांच होती है, और जांच के लिए हमारे जो प्रवर्तन दस्ते हैं वो लगातार इनकी जांच करते रहते हैं। और अगर मैं तो और जनपदों या और मंडल की बात नहीं कर सकता हूँ, अगर आप लखनऊ मंडल का आंकड़ा लेंगे तो हम लोगों ने पिछले साल लगभग आप अगर मोटा मोटी माने तो 2000 बसों के आसपास बसों को हम लोगों ने निरुद्ध किया, 4-5 हजार के आसपास इस तरह की बसों को चालान किया। और अगर एसी बस के एसोसिएशन जी वो भी इस बात की गवाही देंगे, हमारे यहाँ इतनी सजगता से कार्रवाई होती है कि ये जो मानक आपने बताया, सभी मानकों की हमारी आरटीओ प्रवर्तन द्वारा निगरानी की जाती है। सर, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, फिर मैं श्यामलाल जी के पास जाऊंगी। कितने समय में आप क्योंकि आप बोल रहे हैं कि समय समय पर चेकिंग की जाती है, कितना समय आप लोगों को लगता है, कितने समय में जो है चेकिंग की जाती है हर एक बस की वो नियम कानून मान रहे हैं, सब चीजें ध्यान में रखकर ही जो बसों का संचालन है वो किया जा रहा है? बसें जब संचालन में होती हैं तो संचालन के समय ही इनको अलग अलग चेक पॉइंट पर रोक कर हमारा जो प्रवर्तन अधिकारी है वो बस के अंदर जाकर चेक करता है कि क्या उसमें कोई घरेलू सिलेंडर तो लेके नहीं जा रहा है, क्या उसने जो इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए वो बनवाया है कि नहीं बनवाया है। हम 2-4 चालकों से भी बात करने का प्रयास करते हैं, 2-4 यात्रियों से भी बात करने का प्रयास करते हैं, चालक की कंडीशन देखते हैं कि वो ड्रंकन कंडीशन में तो नहीं है, या हम 1-2 पैसेंजर से बात करने का प्रयास करते हैं कि आप का चालक बार बार मोबाइल पे बात करने या वीडियो देखने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग बीच बीच में चेक पॉइंट बना के पूरा इंश्योर करते हैं कि बसें सुरक्षित चलें और हमारे जो यात्री हैं वो एक सुखद यात्रा का आनंद ले सकें। जी जी, ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। श्यामलाल गोला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जो प्राइवेट बसेस हैं उनमें ज्यादा ऐसे हादसे इस वक्त हो रहे हैं जहां पर जो आम लोग हैं उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। किसे आप जिम्मेदार मानते हैं ऐसे हादसों का, और क्या वजह है कि जो बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा मानकों को लेके बसों के यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाएं उनके गंतव्य तक, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसको मैं अपने आप का इससे मैं पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक बस
अगर कोई बस एक गलत चलती हुई पाई जाती है, जिस तरीके से आपने बताया कि यात्रियों की संख्या अगर किसी बस में 40 की है, अगर उसमें 45 आदमी बैठ रहे हैं या 60 बैठ रहे हैं या 100 बैठ रहे हैं, तो ऐसी कार्रवाई के लिए हम कभी भी अनदेखी नहीं करते और प्रशासन से भी हम आग्रह करते रहते हैं। प्रशासन को पत्र भी हमने लिखे हैं कि ऐसी बसों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। जिस तरीके का ये हादसा हुआ, बहुत दर्दनाक हादसा है और इस हादसे को देख के हम लोग इतने परेशान हैं कि हम कह नहीं सकते कि किसी के आदमी का, किसी के बच्चों का एकदम से दुनिया से चले जाना या कि ऐसे हादसों को अंजाम देना, तो वो मेरे ख्याल से तो हम अपने आप को हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इसको हम गलत मानते हैं और बहुत ज्यादा महा अन्याय हुआ है उन लोगों के साथ जो इसमें दुर्घटना में शामिल रहे। सर, सारी जिम्मेदारी तो प्रशासन की नहीं हो सकती है ना। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। इससे पहले जैसे हमें बता रहे थे सर, अब आप लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी कि आप लोग भी ऐसी जो बसेज है, ऐसे जो संचालक है, उन पर कठोर कदम उठाएं। ऐसा मैं अभी आपने बताया है कि गरीब तबके के लोग जो होते हैं बेचारे, जिनको 400, 500, 600 रुपए में अगर 1000 या 1200 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, तो ऐसी बसें ज्यादातर बिहार से आती हैं, बंगाल से आती हैं। ऐसा कहीं उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई प्रशासन मेरे ख्याल से तो नहीं चल रहा है कि अगर सीटों से अधिक कोई यात्री कहीं भर रहे हो। दूसरी बात, अगर वो भर भी रहे हैं तो सुरक्षा मानकों का होना तो बहुत जरूरी है ना। इसके लिए चाहे वो कुछ भी करें, हम लोग इस बारे में एक मीटिंग हमने 3 दिन से हमारी चल रही है कि बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्यों हो रही है। जो बस में आग लगी है, मैं आपको दोबारा पुनः बता देना चाहता हूं कि उसमें ऐसा नहीं है कि मैं उसकी पैरवी कर रहा हूं। उसमें इमरजेंसी गेट भी था, उसमें सारी चीजें थी, क्योंकि वो जल चुके थे, आग लग चुकी थी, तो उसमें थोड़ा आग लगने के बाद वो जो सामान है वो एकदम से नहीं खुल पाता। तो उसको जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा, मगर इस मामले में मैं चाहूंगा कि हम लोगों से भी कुछ चूक हुई है और उसकी हम भरपूर कोशिश करेंगे कि इस तरीके की चूक आगे ना हो। सर, आपने हमारी तमाम रिपोर्ट्स भी देखी होगी और हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। जो लग्जरी बस है उनका हाल ही हम देख रहे हैं। लोग जो सुविधाएं हैं वो पाने के लिए लग्जरी बस का टिकट खरीद लेते हैं, लेकिन वहां पर भी जो नियमों की अनदेखी हो रही है। अभी हमारे सहयोगी ने बस के अंदर ये चीजें जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बस के अंदर तक एंटर नहीं होने दिया। इसका कारण कहीं ना कहीं ये तो माना ही जा रहा है कि बड़ी कमियां इसके अंदर होंगी। और कई बार होता है, जैसे कि आपातकालीन द्वार की आप बात कर रहे हैं, सीट्स बढ़ाने के लिए वहां पर भी जो है आपातकालीन द्वार को ही बंद कर दिया गया है। कहीं पर सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सीट बढ़ाने के लिए वहां लगा दिया गया। जैसा कि अभी बताया है आरटीओ साहब ने कि जो बस की लेंथ होती है उसके हिसाब से एक तय मानक के हिसाब से सीटें लगाई जाती हैं और लगाई जानी चाहिए। अगर ऐसी बसें गलत चल रही हैं तो हम उसकी पैरवी करने के लिए नहीं है और हम बस मालिकों से खुद इस मामले में मीटिंग कर रहे हैं और हम 3 दिन से हमारी मीटिंग चल रही है जब से ये हादसा हुआ है और इसको हम गहनता से देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी बसें हैं जो जिस तरीके का पालन नहीं कर रही हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से कि ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उम्मीद यही है कि इस हादसे से हम सबक सीखें और आने वाले समय में जो कठोर कदम है इसके लिए उठाए जाए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। मगर चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बिहार, जहां से चली बस लखनऊ में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। हमारे सहयोगी पहुंचे पटना के पाटलिपुत्र बस अड्डे पर, जहां उन्होंने एक बस का जायजा लिया जिसमें तमाम नियमों का पालन तो किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने बताया कि कई बसों में नियमों की धड़ल्ले से अनदेखी होती है, जिससे ऐसे हादसे होते हैं। इस वक्त हम पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल पर है और हमारे सामने ये राजधानी एक्सप्रेस बस आप देख सकते हैं। ये बस पटना से दिल्ली के लिए चलती है और कुछ देर में ये बस दिल्ली निकलेगी। इस बस के अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बस के अंदर क्या सुविधा दी गई है यात्रियों के लिए। जिस तरीके से जो कल घटना हुई है लखनऊ में, ये बस देखिए, ये आप स्लीपर बस है, नीचे में सीट्स आप देख सकते हैं और ऊपर में जो है वो स्लीपर के लिए सीट्स दी गई है। थोड़ी देर में ये बस पटना से खुलेगी दिल्ली के लिए और रियलिटी चेक करने के लिए हम आए हैं कि अगर कोई घटना होती है या बस में आग लगती है तो उसे समय रहते हुए कैसे रोका जाए, लोगों की एग्जिट कैसी होगी। हालांकि काफ़ी कॉम्पैक्ट ये रास्ता है, चलने में भी काफ़ी मुश्किल है, एक व्यक्ति ही इस रास्ते से जा सकता है। और अगर ऐसे में कोई सिचुएशन आती है कि जब किसी को इमरजेंसी एग्जिट लेनी पड़ी तो इमरजेंसी एग्जिट इस बस में नहीं है। हालांकि हम बस के जो लोग हैं, बस के जो संचालक है या ड्राइवर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये बस कितने बजे खुलती है और ये बस कैसे जाती है। ये भाई ये बताइए, ये बस से पटना से दिल्ली के लिए कब खुलती है और कितनी सीटें हैं इस बस?
कितनी सीटें हैं इसमें? 52 सीटर बस है ये। हाँ जी भैया। आप ड्राइवर हुए? हाँ मैं ड्राइवर ही हूँ। बताओ। यहाँ ये इसमें इमरजेंसी एग्जिट या फायर फाइटिंग के लिए जो भी सुविधाएं होती है वो सारी चीज़ें चीज़ें हैं हमारे पास, नीचे रखी हैं हमारे लॉकर में। हाँ मेडिसिन का सामान भी है हमारे पास। हाँ मेडिसिन वगैरह, फाइबर वगैरह का भी है, सब चीज़ रखते हैं भाई। हम फुल सुविधा से चलते हैं अपनी गाड़ी लेकर, क्योंकि उसमें हमारी भी जान का खतरा है ना, इसलिए हम सब कल चीज़। की घटना से मुझे लगता है कि आपको जानकारी होगी। पटना से जो घटना हुई है, काफ़ी 5 लोग मर गए हैं बिहार। नहीं भैया वो तो है ही भैया, उस चीज़ का तो अब सबको अफसोस है कि सब सोच लिए, सबको है उस चीज़ का अफसोस। और क्या कर सकते हैं भैया, देखो गाड़ी है, वाहन है, मशीन है, इसका कुछ नहीं पता कब क्या हो जा, कहाँ पर क्या हो जा। इस बस के जो संचालक और ड्राइवर है उनका कहना है कि इनके बस में सारे इंतज़ाम है, लेकिन इसके अलावा कई सारी ऐसी बसेस भी जो यहाँ से खुलती है जिसमें सेफ्टी फीचर्स जो है एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं सेफ्टी फीचर्स को दरकिनार करते हुए जो बसें चलती है उनसे लोगों की जाने जाती है। और उसी रिपोर्ट को, उसी ग्राउंड रियलिटी को चेक करने के लिए एनडीटीवी पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल पर पहुंचा है और यहां से हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी पटना।